नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही आप लोगों की जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी चल रही होगी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज आप लोगों के सामने समसमय की घटना पर आधारित एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मार्मिक प्रश्न लेके उपस्थित हुआ हूँ। ये जो प्रश्न है वो आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 5 नई शास्त्रीय भाषाओं को यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है कि 5 जो नई शास्त्रीय भाषाओं को यहाँ पर क्या कर दिया गया, स्वीकृति प्रदान हो गई है। केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने 5 भाषाओं को, अगर हम कहें 5 और भाषाओं को, पहले तो शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित तो थी और 5 और भाषाओं को यहाँ पर शास्त्रीय जो भाषा का यहाँ पर दर्जा दे दिया गया है। यहाँ पर दर्जा दिए जाने के लिए यहाँ पर स्वीकृति दे दी गई। बेसिकली हम बात करें तो इसको ये लेके चले कि 5 भाषाओं को यहाँ पर संवैधानिक तौर पर स्वीकृति प्रदान हो चुकी है, जिससे देश की संस्कृति और सांस्कृतिक रूप में महत्वपूर्ण भाषाओं की सूची यहाँ में विस्तार हो गया। देखिए, किसी भी भाषा को जब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, उस भाषा का सर्वप्रथम क्या होता है, उसमें उसका संरक्षण होता है, उस बोली को महत्वपूर्ण दर्जा होता है। जो विलुप्ति की कगार में जो भाषाएं होती हैं, कहीं ना कहीं उन भाषाओं को संरक्षण करने का एक बहुत बेहतरीन या मार्मिक ये तरीका है। और 5 भाषाओं के अलावा इससे पूर्व में अगर हम कहें, जैसे मराठी है, पाली है या प्राकृत है, असमिया है या बंगाली को भी क्या किया गया है। जो ये नई ये जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसके अंतर्गत इनको सम्मिलित कर दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, इसमें मुझे पूर्व में अगर आपको याद होगा, एलटी में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जो कौन सी भाषा को वर्तमान समय में जो दिया गया है, तो इसी प्रकार से उसमें ये तमाम चीजें थी। तो ये लेके चले कि जो 5 भाषाओं के अलावा जैसे मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है या फिर कहे बंगाली को भी इस प्रतिष्ठित श्रेणी में क्या किया रखा गया। तो याद रखिएगा। अब हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि शास्त्रीय भाषा क्या है। ठीक है, अब शास्त्रीय भाषा क्या है दोस्तों, इसे बताने से पूर्व अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी आप प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए दोस्तों, देखिए शास्त्रीय भाषा क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय देखिए। भारत सरकार द्वारा किया गया है कि वर्ष 2004 में भारत सरकार ने उन प्राचीन विरासतों को स्वीकार करने की संरक्षण करने के लिए क्या भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित करने का कहीं ना कहीं कार्य शुरू हो गया है। देखिए, जो हमारी प्राचीन जो विरासत है, जो हमारी पुरातन संस्कृति से रिलेटेड जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं को कहीं ना कहीं उसकी विरासत को संरक्षण करने के लिए उनको स्वीकार किया और उनके संरक्षण के लिए भाषाओं को क्या किया गया, एक शास्त्रीय भाषा के रूप में उसको क्या गया, नामित करना शुरू किया गया था। और भारत में अगर हम देखें, बेसिकली 11 शास्त्रीय भाषाएं देश में जो समृद्ध की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक इतिहास की संरक्षक हैं। अभी तक अगर हम देखें तो 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तौर पर उसको संरक्षण कहीं ना कहीं दिया गया है। कहीं ना कहीं वो अपनी भाषाओं को लेकर बहुत ही ज्यादा मार्मिक है या कहें सजग है। तो ये देखिए, अपने समुदायों के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि का ये प्रतीक है। अगर देखिए, जो हम उत्तराखंड में जो रह रहे हैं, अगर उत्तराखंड की जो गढ़वाली भाषा है या फिर कहें कुमाऊनी भाषा है, अगर इन भाषाओं को भी कहीं ना कहीं अगर शास्त्रीय भाषाओं के रूप में अगर इसको सम्मिलित किया जाता है, तो ये भाषाएं भी कहीं ना कहीं ये अपने संरक्षण, जो ये अपने अस्तित्व को जो खोते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, कहीं ना कहीं ये भाषाएं भी कहीं ना कहीं संरक्षण हो सकती हैं। ये जो है भाषा, जो 11 भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं में कहीं ना कहीं इसका स्थान भी हो सकता है। जैसे आप सभी को पता है कि जैसे अगर हम कहें, जो यूनेस्को के माध्यम से अगर हम जो सर्वे किया था, तो गढ़वाली जो भाषा है वो कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर वो पहुंच चुकी है। गढ़वाली बोलने वालों की जो संख्या है दिन प्रतिदिन घटते ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो भाषा है विलुप्ति के कगार में वो पहुंच चुकी है। तो ऐसे भाषाओं को कहीं ना कहीं संरक्षण देने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसी भाषाओं को जब संरक्षण मिलता है तो उसको शास्त्रीय भाषाओं के रूप में संरक्षण दिया जाता है। अभी तक हम देखिए कब कब किस भाषा को जो शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो इसको देखिए, ये जो शुरुआत हुई थी 2004 से शुरुआत हुई थी, भारत सरकार द्वारा इसको इस विरासत को कहीं ना कहीं संरक्षण करने का कार्य करा गया। देखिए, 2004 में
तमिल भाषा को पहले यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, तमिल भाषा को 2004 में संस्कृत भाषा के रूप में संरक्षण करने की घोषणा की गई थी। वहीं पर आप देख पा रहे हो कि संस्कृत भाषा को भी 2005 में ये कार्य किया गया है, और उसके बाद जो तेलुगु भाषा है उसको 2008 में शास्त्रीय भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया। और कन्नड़ की अगर हम बात करें तो इस भाषा को भी कहीं ना कहीं 2008 के समथिंग से लाया गया था, 2008 में। और मलयालम की अगर बात करें तो ये जो ये है इसको 2013 में, और उसके बाद देखिए उड़िया की बात करें 2014 में। ये भाषाएं आपने यहाँ पर देखोगे। अब यहाँ पर कौन सी भाषाओं को जोड़ दिया गया, पहला है 1 नंबर का, जैसे मराठी है, दूसरी आपकी पाली है, तीसरी आपकी प्राकृत है, और चौथा आपका क्या है, असमिया है, और जो पांचवा जो है वो आपकी बंगाली। इन चीजों को याद रख लीजिए। ये जो 5 जो भाषाओं के नाम है इनको याद रख लीजिए। पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा किन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है, तो आपको याद होना चाहिए ये 5 भाषाएं कौन सी हैं। तो उसमें आगे पीछे दिया जा सकता है या इनमें से कोई एक भाषा दी, मान लीजिए जैसे एलटी में दिया था तो इसी प्रकार से इसमें भी दिया जाता, तो इनमें से एक भाषा को उसमें दिया जा सकता है और अन्य नहीं दिया जा सकता, या कहीं फिर ऐसे 4 भाषाएं दी जा सकती हैं जो जिनको शास्त्रीय दर्जा नहीं मिला है। तो आपको पता होना चाहिए किसे मिला है किसे नहीं मिला है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो भारतीय शास्त्रीय भाषाएं जो हैं ऐतिहासिक और विरासत के कहीं ना कहीं गहन अध्ययन इसमें किया जाता है। और देखिए अगर भारतीय शास्त्रीय भाषाओं की अगर बात करें तो इनको समृद्ध ऐतिहासिक विरासत इसको कहा जाता है। तो इसके गहन साहित्य की जो परंपराएं हैं, विशिष्ट संस्कृति विरासत वाली भाषाएं ये होती हैं, जिसमें शास्त्रीय भाषाओं के अंतर्गत किनको समृद्ध किया जाता है, जिसका ऐतिहासिक महत्व हो, उसकी विरासत हो और उसका गहन साहित्य परंपराओं में उसका कहीं ना कहीं योगदान रहा हो, और साथ ही अगर कहें विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत वाली भाषाएं हैं। अब महत्व की अगर जब बात करें तो महत्व क्या है, देखिए यहाँ पर दिया है इन भाषाओं ने इस क्षेत्र के बौद्धिक और सांस्कृतिक विकास का कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो ये भाषाएं हैं, जैसे हमने 5 भाषाओं के बारे में बात करी, जो ये भाषाएं हैं कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में इस जो जिन क्षेत्रों में ये भाषा है उन्होंने बौद्धिक तौर पर अगर कहें और सांस्कृतिक विकास में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निर्वाह किया है। और उनके ग्रंथ अगर जो ये ग्रंथ है, चाहे हमने प्राकृत भाषा की या पाली भाषा की कहें या जितने भी भाषाएं तेलुगु है या मलयालम है, जितने भी ये भाषाएं हैं, तो इनके ग्रंथ जो हैं साहित्य में जो दर्शन और समाज जैसी जो विधाओं में महत्वपूर्ण अमूल्य कहीं ना कहीं अपना स्थान ये ग्रहण करते हैं। और ये जो भाषाएं हैं तो अपने ग्रंथों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो समाज में कहीं ना कहीं ऊर्जा का कहीं ना कहीं संचार ये करते हैं, तो यह देखिएगा। और अगर हम मापदंड की बात करें, मानदंड की अगर बात करें तो साहित्य अकेडमी की अगर बात करें, जो साहित्य अकादमी के तहत जो भाषा विशेषज्ञ समिति जिसे हम LEC की अगर बात करते हैं, तो लैंग्वेज जो स्पेशलिस्ट अगर मैं कहूँ कमीशन की अगर बात करूँ तो इनको क्या गया गठित किया जाता है। तो इनके द्वारा इनकी जब सिफारिशें होती हैं, हाँ ये उनको लगता है कि जो ये साहित्य अकादमी के अंतर्गत जो भाषा विशेषज्ञ होते हैं उनकी टीम निर्धारित की जाती है। तो वर्ष 2005 और 5 से लेकर 24 तक में इसमें बहुत ढेर सारे संशोधन किया गया है। तो यह देखिएगा 2005 में जो संशोधित जो मानदंड थे अगर हम कहें जो इस प्रकार से रहे, देखिए याद रखिएगा, उच्च पुरातनता को प्राप्त होना चाहिए, प्रारंभिक ग्रंथ और ऐतिहासिक जो वितरणों की प्राचीनता आपके 1500 से 2000 BC के मध्य की भाषा होनी चाहिए। तो ऐसी भाषाओं का जब प्रयोग होता है, अगर हम उनके साहित्य स्रोत देखें या साहित्य ग्रंथों को देखें, जो हम अगर जहाँ से इनकी इन भाषाओं का कहीं जहाँ से उत्पत्ति मानी जाए, हम प्राकृत भाषा करें, पाली भाषा, ये बहुत ही ज़्यादा पुरातन भाषाएं हैं, तो इन भाषाओं का कहीं ना कहीं संरक्षण किया जाता है। तो 1500 से 2000 BC के मध्य जो भाषाएं होते हैं उच्च पुरातनता के रूप में हम उनको रखते हैं, तो बहुत ज्यादा पुराना है। अगर उसके बाद आता है, देखिए कहता है कि प्राचीन साहित्य की बात करें, जो प्राचीन साहित्य, ये प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का संग्रह जिसे पीढ़ियों द्वारा मूल्यवान विरासत माने जाते हैं। देखिए कोई ग्रंथ होता है, कोई साहित्य होता है जिसे किसी कम्युनिटी द्वारा या कोई ऐसे समाज द्वारा जो जिस भाषा की अगर हम बात करते हैं, तो इन भाषाओं को क्या किया, उनको संरक्षण कहीं ना कहीं किया जाता है। उनकी जो पीढ़ी दर वो चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जो
भाषा है उनके लिए बहुत ज़्यादा मूल्यवान विरासत के रूप में मानी जाती है। तो ऐसी भाषाओं को प्राचीन भाषा साहित्य के रूप में रखा जाता है। अब होता है ज्ञान भंडार, किसी मूल साहित्य परंपरा की उपस्थिति जो किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार नहीं ली गई है। कुछ ऐसी भाषाएं होती हैं ज्ञान ग्रंथ के रूप में अगर कहें तो वो क्या होता है, किसी साहित्य परंपरा की उपस्थिति उसमें मौजूद हो और वो अन्य किसी भी भाषा समुदाय से या कहें ऐसे समुदाय भाषा समुदाय से उसको ग्रहण नहीं किया जाना चाहिए, उसकी स्वयं की वो लिपि होनी चाहिए। तो इस तरीके की भाषाओं में कुछ मापदंड रखे गए हैं। तो विशिष्ट विकास की अगर हम बात करें तो शास्त्रीय भाषा और साहित्य की जब हम बात करते हैं तो उसमें आधुनिक भाषा से भिन्न होने के कारण शास्त्रीय भाषा और उसके बाद उसके रूपों और अर्थात उसके शाखाओं के बीच विसंगति से उत्पन्न हो सकती है। देखिए, कहने का मतलब है जो भाषा साहित्य है वो कहता है कि आधुनिक भाषा से वो भिन्न होनी चाहिए, उसका भिन्न होने का कारण होना चाहिए। साहित्य भाषा और उसके जो फॉर्मेट हैं, जो उसके अलग अलग फॉर्मेट, जो उसके स्वरूप हैं, उनके शाखाओं के बीच उसकी क्या विसंगति है तो उससे जो उत्पन्न हो सकती है, तो इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में रखा जाता है। वर्ष आता है 2024 में। किसी भी भाषा को अगर हम कहें, किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मापदंडों में भी संशोधित, पूर्व में अगर हम बात करें, ये जो मापदंड थे ये 2005 में संशोधित थे। तो उनके आधार पर तो ये चीजें अगर किसी भाषा में है तो उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाएगा। 2024 में इस मापदंड में कहीं ना कहीं संशोधन हुआ, जिसे राष्ट्रीय, अगर मैं कहूँ राष्ट्रीय स्तर पर अगर जो भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के लिए कुछ मापदंडों की यहाँ पर क्या हुई थी, चीजें हुई थी। अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा। 2024 में इसके तहत क्या होता है, ज्ञान ग्रंथ है। ज्ञान ग्रंथ मतलब किसी अन्य भाषा समुदाय से उधार न ली गई मूल साहित्य परंपरा की उपस्थिति, ये कहता है। और ज्ञान ग्रंथ की अगर हम बात करें, विशेष रूप से कविता, पुरालेखी, अगर के यह शिलालेखी साक्ष्य के साथ ग्रंथ हो तो उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। देखिए, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने बहुत डीपली अगर हिस्ट्री पढ़ी तो हम उसमें देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें जो पुरालेखित, जो बहुत पुराने, जो अगर हम अध ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें, उसके मध्य ऐतिहासिक काल में जो शिलालेख, जो साक्ष्य हमें जो प्राप्त होते हैं, उसके आधार पर हम ग्रंथों को कहीं ना कहीं रचने की काबिलियत रखते हैं और कहीं ना कहीं उसे प्रतिस्थापित भी किया जाता है, उसको स्थापित किया जाता है। तो ये होते हैं। अब लाभ क्या है, लाभ को देखिएगा। यह लाभ कहता है कि शास्त्रीय भाषा के रूप में नामित जो भाषा होती है उसके अध्ययन और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास सरकार द्वारा किए जाते हैं, उसको लाभ प्राप्त होते हैं। अगर किसी भाषा ने क्या किया है, शास्त्रीय भाषा के रूप में अगर उसे नामित किया गया है तो उसके अध्ययन और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उसके उद्देश्य, जो सरकारी उद्देश्य होते हैं, उसको कहीं ना कहीं प्राप्त किया जाता है और वो कहीं ना कहीं बेनिफिट में होते हैं, कहीं ना कहीं सरकार द्वारा उसको लाभान्वित किया जाता है, उस भाषा को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, अलग अलग मंचों से उसको प्रमोट किया जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। शास्त्रीय भाषाएं, अगर हम कहें शास्त्रीय भारतीय भाषाओं के अनुसंधान की अगर बात करें, जिससे उसको देखा जाता है, उसको समझा जाता है, उसको परखा जाता है, उसका संरक्षण किया जाता है, जिस भाषाई अनुसंधान के द्वारा अगर कहें तो शिक्षण या कहें संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान देने वाले विद्वानों के प्रति 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर कहें ये क्या होता है, जो शास्त्रीय भाषाओं के अनुसंधान, जो उनके अध्ययन चीज़ें करते हैं या शिक्षण के क्षेत्र में करते हैं, उनके संवर्धन में जो उल्लेखनीय जिन लोगों का योगदान होता है, ऐसे विद्वानों को प्रति वर्ष क्या होता है, 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ पर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शास्त्रीय भाषाओं के जो विद्वान हैं उनको पुरस्कार कितने वर्षों के अंतर्गत दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए प्रति 2 वर्षों के अंतराल में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार उनको दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा सम्मान पत्र उन्हें दिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है और उसको साथ ही अगर मैं कहूँ जो पुरस्कृत जो प्रमाण पत्र होता है उसको दिया जाता है, जो पुरस्कार की धनराशि भी होती होगी, महर्षि बद्रीनारायण सम्मान पुरस्कार के रूप में हम उसको जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आज का परिदृश्य की अगर हम बात करें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जब हम बात करते हैं, यूजीसी की अगर बात करते हैं, तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो शोध संस्थानों में शास्त्रीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए व्यापक पीठों के निर्माण का समर्थन करता है। देखिए, हम किसी भाषा को अगर समझ रहे हैं, मैंने कहा ना कि अगर हम गढ़वाली को समझ रहे हैं, अगर हम भोटे जनजाति की भाषा को समझ रहे हैं, या जौनसारी भाषा को समझ रहे हैं, या गढ़वाली को समझ रहे हैं, या नेपाली भाषा को समझ रहे हैं, तो कोई भी भाषा हो उसको क्या करेंगे, केंद्रीय जो विश्वविद्यालय शोध संस्थान है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको ध्यान
में रखकर या कहीं उसमें शोध करने वाली जो शास्त्रीय भाषाएं हैं उसको ध्यान केंद्रित करते हैं, कहीं ना कहीं उसको व्यापक तौर पर उसको जो अलग अलग जो प्रकोष्ठ होते हैं उन प्रकोष्ठों के निर्माण का कहीं ना कहीं वो समर्थन करता है। तो याद रखिएगा, हर भाषा अपने आप में बहुत ज़्यादा मार्मिक होती है, उसकी वैल्यू होती है, वो अपने आप में समृद्ध होती है। तो इस तरीके से उसका क्या करता है, समर्थन कौन करता है, या कहें उस पर जो कार्य कर रहा है वो यूजीसी भी उसमें इन ऐसे भाषाओं को संरक्षण करने में अपनी अहम भूमिका या कहें योगदान दे रहा है। इन भाषाई खजानों को सुरक्षित करने और उनको बढ़ावा देने के लिए जो सरकार द्वारा मैसूर में केंद्रीय भाषा संस्थान, जिसे CIIL की बारे में अगर हम बात करूं, मैसूर में केंद्रीय भाषा भारतीय भाषा संस्थान की जब हम बात करें तो भारत उसमें क्या किया गया, जो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में इसको स्थापित किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शास्त्रीय भाषा को संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस राज्य में केंद्रीय भाषा जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान को स्थापित किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए मैसूर में से स्थापित किया गया है, राजस्थान के अंतर्गत से स्थापित किया गया है। तो जो शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए क्या है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में इसको कहीं ना कहीं माना जाता है। ये जो केंद्र है ना, ये जो शास्त्रीय भाषाओं को संरक्षण और उसको उत्कृष्टता के तौर पर जो रखता है, तो ये केंद्र बहुत ही ज्यादा मार्मिक है। अब भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या क्या प्रयोग किया गया है, क्या क्या प्रावधान किए गए, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, भाषा की प्रगतिशील उपयोग, संवर्धन और उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें 22 भाषा क्या है, इसमें 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। आप जैसे देख पा रहे होंगे, जो असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी या मलयालमी या मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और साथ ही डोगरी, जो ये 22 भाषाएं हैं, कहीं ना कहीं ये जो भाषा है ये आपकी क्या है, 8वीं अनुसूची में इसको सम्मिलित किया। जैसे पिछले दफे मैंने कहा था कि एलटी के अंतर्गत ये मैथिली हो गया, संथाली हो गया, ये बोडो, जो डोगरी, ये जो चीजें सम्मिलित की गई, कौन सी वर्तमान समय को सम्मिलित किया गया है, ऐसा कुछ प्रश्न बना था, तो वहां पर ये क्वेश्चन बना था। तो आपको मैं बता दूं, जो संविधान का जो आर्टिकल है 344A की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष तक की समाप्ति पर राष्ट्रपति एक आयोग का गठन यहाँ पर करेगी भाषाओं के क्षेत्र के अंतर्गत हम कहें। तो आर्टिकल क्या है, 344A के अंतर्गत अगर हम बात करें, तो संविधान के जो प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का क्या किया जाएगा, इसका गठन का प्रावधान यहाँ पर करता है। और अनुच्छेद जो 300 यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो अनुच्छेद 351 है, इसमें प्रावधान है कि हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाना और संघ का कर्तव्य होगा। देखिए, ये जो राष्ट्र का कर्तव्य होगा, किसका कर्तव्य होगा, संघ का ही कर्तव्य होगा कि हिंदी का प्रसार अत्यधिक मात्रा में किया जाए, ये इसका नैतिक दायित्व बनता है। और भाषा को बढ़ावा देने के लिए अन्य भी प्रयास किए गए हैं। तो याद रखिएगा, परियोजना अस्मिता की अगर हम बात करते हैं, तो परियोजना अस्मिता का जो लक्ष्य है, 5 वर्ष के भीतर भारतीय भाषाओं में 22,000 पुस्तक प्रकाशित करना है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि परियोजना अस्मिता क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो ये ऐसी परियोजना है जिसमें जो भारतीय भाषाएं हैं, जो अलग अलग भाषाएं हैं, तो उन भाषाओं में 22,000 पुस्तकों का प्रकाशन अगले 5 वर्ष में करने का लक्ष्य रखा गया है। जब हम बात करते हैं एनईपी 2020 की अगर बात करते हैं नई शिक्षा नीति की, तो नई शिक्षा नीति का भी उद्देश्य है कि संस्कृति विद्यालयों को बहुविषयिक संस्थानों में पढ़ दिया। देखिए, जो संस्कृति विश्वविद्यालय हैं, उन विद्यालयों में संस्कृति नहीं, अन्य विषयों को भी कहीं ना कहीं वहां पर रखा जाएगा, जिससे कि अन्य भाषाओं का भी संरक्षण किया जा सकता है। केंद्रीय भारतीय जो भाषा संस्थान है, जिसे हम CIIL की जब हम बात करते हैं, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की जब बात करते हैं, ये जो संस्थान है 4 शास्त्रीय भाषाओं को लेकर चलता है, जैसे कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम, उड़िया को यह बढ़ावा देने के भरपूर कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें 14 अक्टूबर को अगर हम बात करें,
14 सितंबर की अगर हम बात करें, सॉरी 14 सितंबर की जब हम बात करते हैं, तो राज्य सरकार जो भाषा संस्थान है उत्तराखंड का, तो ये क्या करता है, प्रत्येक वर्ष भारत जो हमारी संस्कृति है उस संस्कृति को या कहीं भाषा को संरक्षित करने के लिए ये विद्यालय स्तरों पर क्या करते हैं, ये प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। जो बच्चे हिंदी जैसे विषयों में, संस्कृत जैसे विषयों में जो 100 में से 100 नंबर लेके आते हैं, तो उन बच्चों को देहरादून में मुख्यमंत्री द्वारा उसको सम्मानित किया जाता है। कहीं ना कहीं बच्चों को भाषा के प्रति कहीं ना कहीं सजग होने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित ये किया जाता है। अब केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो है, ये जो चार संस्थान है, जैसे चार भारतीय जो चार शास्त्रीय भाषाओं को अगर हम देखें, जैसे कन्नड़ हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, उड़िया को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए क्या करता है, कार्य करता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक की जब हम बात करते हैं 2019 में, इसने 3 डीन जो संस्कृत विश्वविद्यालयों को सेंट्रल डीन का दर्जा दिया गया। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, देखिए बहुत ही ज्यादा मार्मिक प्रश्न यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ कि ये कहता है कि केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 2019 क्या है। इसके तहत क्या होगा, जो 3 डीन जो संस्कृत विश्वविद्यालयों को यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल डीन का दर्जा यहाँ पर दिया गया है, जिसमें जो विद्यालय हैं आपका, तो दिल्ली में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान है और साथ ही श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, और तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत, अगर कहें राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो याद रखिएगा ये 4 ये हैं। तो आई होप, मुझे लगता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आपको निश्चित रूप में इन क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे। 4-5 भाषाएं कौन है आपकी, मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है, यहाँ पर आपकी अगर मैं कहूँ बंगाली, ठीक है, तो इनको याद रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप 2004 में भारत सरकार ने क्या किया, तो ये वाला जो कैलेंडर है 6 भाषाएं हैं, तो इसको थोड़ा याद करें कौन सी भाषा कब घोषित की गई, तो ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा यह है कि जो उच्च पुरातन भाषा होती है उसको किस मापदंड में रखा जाता है, उसका मापदंड क्या होता है, 2000 से 1500 ईसा बीसी पूर्व होना चाहिए। और साथ ही अगर मैं कहूँ, जो भारतीय जो भाषा विशेषज्ञ समिति है, इसकी सिफारिश पे कब से कब संशोधन किया, 2005 में संशोधन किया था, उसके बाद 2024 में संशोधन हुआ। तो यहाँ पर जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ये आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।